हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ रूल्स रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो देखो, अप्रोप्रिएशन मतलब होता है टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डेट, यानी मैंने कभी मान लो कर्जा लिया है तो मेरे को किस कर्जे के सामने कितना पेमेंट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, उसके बारे में इस रूल्स में बताया गया है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट जो है उसको डिस्कस किया जाता है सेक्शन 59, 60, 61 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। अब हम लोग देखते हैं ये जो रूल्स है ना वो क्लेटन्स केस के ऊपर से आए जो आया था 1861 में। अब देखो, बहुत बढ़िया से एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं। जैसे एक ए है, ठीक है, उसने बी से लोन ली। अब ए कहता है कि भाई मेरे को पैसों की जरूरत है, तू बी जो है वो मेरे को पैसा दे। तो उसने पहली लोन ली है 20,000 रुपए की, ठीक है। फिर उसको कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद वापस हुआ कि भाई उसको और पैसा चाहिए। बी बोलता है ठीक है पैसा ले ले। तो अब ए जो है वो दूसरी लोन लेता है 30,000 रुपीज की। अब मान लो ए को वापस पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो लेता है तीसरी लोन 15,000। अब यहाँ पे उसने 3 अलग अलग तरह की लोन ले ली है बी के पास से, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद वो पेमेंट करता है 10,000 रुपए का, पूरा पे नहीं कर रहा है, वो 10,000 रुपीज का पेमेंट करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, बी कहता है कि भाई ये जो 10,000 रुपए है वो किस लोन के सामने एडजस्ट करे, क्योंकि उसकी अलग अलग लोन है और अलग अलग अमाउंट की है। तो ये 10,000 रुपए किस लोन के सामने एडजस्ट किए जाए। तो क्लेटन्स केस में भी यही चीज बताई गई थी कि अगर मान लो जो डेटर है, अगर वो उसका पेमेंट करता है, पार्ट पेमेंट करता है, और वो कहता है, स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि सेकंड लोन के सामने और फर्स्ट लोन के सामने या थर्ड लोन के सामने इस पेमेंट को लिया जाए, और अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है तो उस लोन को उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। बट इन केस ए जो है वो नहीं बताता कि भाई उसको वो जो 10,000 रुपीज है उसको किसके सामने एडजस्ट किया जाए, तो उस केस में बी जो है वो फीफो मेथड का यूज करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये 10,000 रुपीज वो पहले वाला जो पेमेंट है उसमें यूज कर सकता है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये टोटल इस तरह से टोटल 3 रूल्स देके रखे हैं जो कि क्लेटन्स केस से निकले हुए हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं रूल नंबर 1, डेटर्स राइट टू अप्रोप्रिएट। ये जो है वो सेक्शन 59 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देके रखा है। क्या दिया है हम लोग रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। When a debtors owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to apply to the discharge of some particular debt, the payment if accepted must be applied accordingly। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटर है, ए जो है वो डेटर है, बी जो है वो क्रेडिटर है। अब ए को पैसों की जरूरत पड़ती है, उसने पैसा लिया बी से, ठीक है, कर्जा लिया जिसको हम लोग डेट कहते हैं। उसने पहला लोन लिया 10,000 का, दूसरा लोन लिया 20,000 का, तीसरा लोन लिया 30,000 का। अब यहाँ पे ए जो है वो पेमेंट करता है उस क्रेडिटर को, कितने रुपए पेमेंट कर रहा है, 5,000 रुपीज। और यहाँ पे ए जो है वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि उसका सेकंड लोन था, उसके सामने इस पैसे को एडजस्ट किया जाए। और ऊपर भी यही चीज समझाई गई है, एक्सप्रेस इंटीमेशंस और अंडर सर्कमस्टेंसेस, मतलब वो बता रहा है या तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिससे ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि सेकंड लोन के सामने उस पैसे को एडजस्ट किया जाए। और अगर जो क्रेडिटर है वो उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको अप्लाइड किया जाएगा, उसको उस अकॉर्डिंग से एडजस्ट किया जाएगा सेकंड लोन के सामने। तो पहला कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले में क्या दिया है कि डेटर सामने से बता रहा है कि उसका पैसा किस लोन के सामने एडजस्ट किया जाए। अब बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देके रखा है क्रेडिटर्स राइट टू अप्रोप्रिएट। अब ये जो है वो सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीज मेंशन की गई है कि इफ द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, अगर मान लो डेटर भूल गया या नहीं बताया उसने कि भाई मेरी जो लोन है उसको किसके सामने एडजस्ट किया जाए, मेरा जो पेमेंट है उसको किस लोन के सामने एडजस्ट किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो देखो यहाँ पे वही है कि ए है और बी है, ए डेटर है, बी क्रेडिटर है। ए ने लोन ली है, 3 अलग अलग लोन ली। पहली लोन ली है 10,000 की, दूसरी लोन ली है 20,000 की और तीसरी ली है 30,000 की। अब वो डेटर जो है वो 5,000 रुपए का पेमेंट करता है, बट वो पेमेंट करते वक्त बताना रह जाता है उससे, वो नहीं बताता कि उसको उस 5,000 पेमेंट को किस लोन के सामने एडजस्ट किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा,
एंड देयर इज नो सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग टू विच डेट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड। और यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन भी क्रिएट नहीं होती जिससे पता चल पाए कि किस लोन के सामने इस पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाए, इस पेमेंट को एडजस्ट किया जाए। तो यहां पे क्या बनता है, जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर में अप्लाई इट्स एज हिज डायरेक्शन टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू। अब क्रेडिटर की इच्छा कि भाई क्रेडिटर अपने इच्छा से कोई भी लोन के सामने वो उस 5,000 रुपए को एक्सेप्ट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। जैसे मान लो क्रेडिटर को लगा कि ये 5,000 की लोन ना मैं ऐसा करता हूं 30,000 रुपीज जो है उसके सामने एडजस्ट करता हूं, तो ये लीगली है, वो अपने हिसाब से कर सकता है। बट कब, जब ये जो है वो उसको इंटीमेट करना रह जाता है, बताना रह जाता है या नहीं बता पाता, तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिटर जो है वो अपने हिसाब से उस लोन को एडजस्ट कर सकता है। और एक और कंडीशन यहाँ पे दी है, whether its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitation of the suit। यानी कि उसकी लोन टाइम बार्ड हो या ना हो, यहां पे वो एडजस्ट कर सकता है अपने हिसाब से, जो भी डेटर दे रहा है पैसे उसको। बट कंडीशन क्या है, डेटर यहां पे बताना रह गया है, तभी जाके वो अपने हिसाब से कर सकता है। तीसरा पॉइंट पे बढ़ते हैं और वो है अप्रोप्रिएशन बाय लॉ। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 61 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या दिया गया है, वेदर नाइदर पार्टीज मेक एनी अप्रोप्रिएशन। नाइदर मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी पार्टी यहां पे बताती ही नहीं है कि उस लोन को किस हिसाब से एडजस्ट किया जाए। एंड द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर दे आर नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द सिचुएशंस ऑफ द सूट। अब देखो यहाँ पे बताया क्या गया है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये जो डेटर है ना और क्रेडिटर है, उस डेटर ने डेट ले लिया, कर्जा ले लिया, 3 अलग अलग लोन ली, 10,000 की, 20,000 की और 30,000 की। अब मान लो दोनों पार्टीज बताना रह गया कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को नहीं बताया कि ये जो पेमेंट आ रहा है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, मतलब फर्स्ट लोन के सामने, सेकंड लोन के सामने या थर्ड लोन के सामने ये पेमेंट किस बेसिस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इन ऑर्डर ऑफ टाइम, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इन ऑर्डर ऑफ टाइम लॉ के अकॉर्डिंग उसको टाइम के हिसाब से, मतलब यहां पे यूज किया जाता है फीफो, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली मेथड को यूज किया जाता है। मतलब कि उसका पैसा सबसे पहले पहली लोन के लिए यूज किया जाएगा, फिर दूसरी लोन के लिए, फिर तीसरी लोन के लिए, सीक्वेंस में इस पैसे को यूज किया जाएगा। जैसे मान लो कि ये जो है वो डेटर है, उसने पेमेंट किया 50,000 रुपए का, तो 50,000 रुपए का पेमेंट किया तो सबसे पहले उसकी पहली लोन तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर दूसरी लोन में कितना गया, 20, मतलब टोटल 30 यूज हुआ, अभी भी 20 बचा है, तो तीसरी लोन के लिए बाद में यूज किया जाएगा कितने, 20,000। अब 10,000 रुपीज बचा थर्ड लोन के लिए। तो यहां पे किस बेसिस पे हमने ये किया, इन ऑर्डर ऑफ टाइम, मतलब टाइम के बेसिस पे फीफो मेथड यूज की कि पहले जो लोन ली थी वो क्लियर करो, फिर दूसरी लोन क्लियर करो, फिर तीसरी लोन क्लियर करो। तो इसी को ही कहते हैं अप्रोप्रिएशन बाय लॉ। यहां पे डेटर और क्रेडिटर दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे कि किस उस पैसे को किस लोन के सामने एडजस्ट किया जाए, तब इस तरह की मेथड को यूज किया जाता है जिसको कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ टाइम। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको 3 अलग अलग तरह के रूल्स बताए कि किस तरह से अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।